everyone. Let's start our first chapter, sets. सेट्स में हम जो भी पढ़ेंगे वो प्रीवियस ईयर से मींस आपके जो क्लास 10th है उससे डिफरेंट होगा, क्योंकि ये थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा होता है हमारे 11th क्लास में. क्लास 10th तक की जो भी मैथ्स आप देखते थे वो न्यूमेरिकल बेस्ड होती थी. अब क्लास 11th में हम जाएंगे तो हमारा स्टैंडर्ड जो है वो एकाएक बढ़ जाता है और हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है इसको समझने के लिए. क्योंकि जो भी चीज़ अब आप पढ़ेंगे उसको आपने समझना पड़ेगा. बिना समझे कैलकुलेशन नहीं है इसमें. इसमें आपको सब चीज समझ के चलनी पड़ेगी, रट्टा लगा के भी नहीं हो सकता. तो हमने समझ के चलना है, हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलना है, तब ये हमारे दिमाग में आराम से बैठ जाएगी. और आगे कई सारी चीजें, कई सारे चैप्टर्स हमारे ऐसे हैं जो कि इस सेट से रिलेटेड हैं. जैसे हम सेट्स के बाद रिलेशंस पढ़ेंगे, फंक्शंस पढ़ेंगे, आगे जाके क्लास 12th में भी कई सारे चैप्टर्स में इनका यूज होता है. तो हमें अपना बेसिक अभी से स्ट्रॉन्ग बनाना है. तो बात करते हैं हम सेट्स की. तो सेट्स में मैंने कुछ यहाँ पर स्टेटमेंट्स लिख कर रखे हुए हैं. जैसे पहला स्टेटमेंट है और नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, दैट इज 1 3 5 7 9. नेक्स्ट वन इज द रिवर्स ऑफ इंडिया. थर्ड है द वाउल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, दैट इज AEIOU. फोर्थ है वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रायंगल्स. फिफ्थ है द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, दैट इज 2 and 3. अच्छा, पहले के स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं. और नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, दैट इज 1 3 5 7 9. जब भी मैं और नेचुरल नंबर्स की बात करती हूँ तो पहले दिमाग में आना चाहिए नेचुरल नंबर्स. हमें सबको पता है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं. ये तो काउंटिंग नंबर्स हैं. काउंटिंग नंबर्स मतलब जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 अप टू 7 इन्फिनिटी. अब इनमें से मुझे और नंबर्स को लेना है, उनको निकाल लेना है. तो वो हमारे एलिमेंट्स क्या होंगे, 1 3 5 7 9 अप टू 7 इन्फिनिटी. अच्छा, अब ये बात कर रहा है और नेचुरल नंबर्स को तो लीजिए बोला इसने, लेकिन लेस देन 10, 10 से छोटे हमने और नेचुरल नंबर्स सेलेक्ट करने हैं. तो नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से. तो हमारे जो और नेचुरल नंबर्स 10 से छोटे मिलेंगे वो 1 3 5 7 और 9 मिलेंगे. इसके अलावा तो कोई और नंबर नहीं मिलेगा ना हमें. अगली बात करते हैं द रिवर्स ऑफ इंडिया की. अगर मैं रिवर्स ऑफ इंडिया की बात करूं, इंडिया की रिवर्स के बारे में बात करूं, तो इसकी रिवर्स जो है हमारी वो डिफाइंड ही तो होंगी, डेफिनेट ही तो होंगी. इनडेफिनेट तो नहीं कह सकते ना हम उन्हें. हमें पता है कि इंडिया में कौन कौन सी रिवर्स है, तो हमारे इसके अंदर वो सारी रिवर्स आएंगी. अगला है हमारा द वावल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, दैट इज AEIOU. अगर मैं इंग्लिश अल्फाबेट के वावल्स के बारे में बात करूं तो AEIOU के अलावा कोई भी अल्फाबेट हमारा ऐसा नहीं होता है जिसे हम वावल के कैटेगरी में डालें. मतलब वावल्स हमारे वेल नोन है AEIOU. फिर है वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रायंगल्स. अगर मैं ट्रायंगल्स के बारे में बात करूं तो ट्रायंगल्स हमारे पास जो होता है उनकी दो कैटेगरी होती है. हम उनको दो तरीके से टाइप बनाते हैं उनका. एक तो साइड वाइज उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है और एक एंगल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है. अगर साइड वाइज की बात की जाए तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलर ट्रायंगल हो गए, जिसमें तीनों साइड्स बराबर इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिनमें दो साइड्स बराबर आइसोसेलेस ट्रायंगल और जिनकी कोई साइड्स बराबर नहीं, हमारा स्केलर ट्रायंगल हो गया. और फिर हमारा अगर हम एंगल वाइज डिवीजन करते हैं तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गए, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो गए और राइट एंगल ट्रायंगल हो गए. तो ऐसे ट्रायंगल्स के अलावा कोई और ट्रायंगल आपको नहीं मिलेंगे जो कि ट्रायंगल्स के काइंड्स कहे जाएं. ठीक हो गया. अगली बात होती है हमारी द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0. दिखने में ये इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होते हैं, एटमोस्ट 2 सॉल्यूशंस होते हैं. तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को अगर आप सॉल्व करोगे तो इसके यही दो सॉल्यूशंस आएंगे, 2 और 3. इसके अलावा तो कोई और सॉल्यूशन नहीं मिलेगा. तो हम कहेंगे कि ये सारे के सारे जो हमारे पास स्टेटमेंट्स दे रखे हैं कि वेल डिफाइंड है. ये सारे के सारे वेल डिफाइंड है, इसलिए हम इन्हें क्या कहेंगे, ये सारे सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अच्छा, सेट्स को रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है. सेट्स कभी भी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किए जाते हैं. जब भी हम सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो कैपिटल लेटर से, किसी भी कैपिटल लेटर से आप दिखा सकते हैं. तो 26 लेटर्स में से, जैसे A से B से C अप टू Z, किन्हीं से भी आप दिखा सकते हैं. इसके बाद बात आती है कि हमारे सेट्स के अंदर, सेट्स को जो है वो ब्रेसेस के अंदर रखा जाता है. जैसे सेट्स में जो हमारे एलिमेंट्स होंगे उनको हम ब्रेसेस के अंदर रखते हैं. जैसे ए हमने लिखा और इसके अंदर हमने एलिमेंट्स डाल दिए. एलिमेंट्स हमने डाले ये 1 3 5 7 और 9. पहले वाले स्टेटमेंट को अगर मैं सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो मैंने लिख दिया A इज इक्वल्स टू 1 3 5 7 9. ये हमारा सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है. ठीक हो गई बात.
अब बात क्या आई कि सेट्स एग्जैक्टली हैं क्या? सेट्स जो है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। तो हम सेट्स को डिफाइन कर चुके कि उसके अंदर उनके अलावा, मतलब अगर मेरे को कोई एक स्टेटमेंट पता है या कोई नंबर्स पता है तो उससे मुझे समझ में आ जाएगा कि इसके अलावा इसके अंदर कोई चीज नहीं बैठ सकती, तो वो वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया। अच्छा, फिर हमने कहा कि सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए अल्फाबेट्स का यूज किया जाता है और कैपिटल लेटर्स का यूज किया जाता है, और इसके लिए दो ब्रेसेस के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स को बैठा दिया जाता है। ये हर एक नंबर जो है इसके अंदर ये एलिमेंट के बारे में बताता है। ठीक हो गई बात? ये हमारा सिंपल एक सेट्स को डिफाइन करने का तरीका है। अच्छा, अगर हमने सेट्स को डिफाइन कर दिया तो अब वो कहेगा कि सेट्स को डिफाइन करने के भी तरीके होते होंगे। हाँ जी, सेट्स को भी डिफाइन करने के तरीके होते हैं, और वो दो तरीके होते हैं। एक तो हमारी होती है रोस्टर फॉर्म और दूसरी होती है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म किस तरीके से हम दिखा सकते हैं, बात करते हैं। रोस्टर फॉर्म पहला, और दूसरा है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक हो गया जी। There are two methods of representing a set, roster और tabular form और set builder form। अब roster form में हम क्या करते हैं, ये टू मेथड्स है हमारे सेट्स को रिप्रेजेंट करने की। एक तो रोस्टर फॉर्म में हम सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको हम दूसरा टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, और टेबुलर फॉर्म भी लिख देते हैं इधर पे। और दूसरा हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। पहली बात करते हैं रोस्टर फॉर्म की। जब मैं रोस्टर फॉर्म की बात करूंगी, ये हमने जो अभी बताया था आपको कि ऐसे रोस्टर फॉर्म में हम किसी भी सेट को ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट्स को दिखा देते हैं, तो हम कहेंगे वो रोस्टर फॉर्म है। जैसे पहला वाला मैंने दिखाया था आपको, जो पहला स्टेटमेंट था कि ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 13579 हमने लिखा था, तो मैं उसको अगर ब्रेसेस के अंदर डाल दूं 13579, तो ये हमारे जो है ये रोस्टर फॉर्म हो गया। ठीक हो गई बात? अच्छा, अगर इसी को मैं सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ, सेट बिल्डर फॉर्म में, तो सेट बिल्डर फॉर्म में मैं किसी सेट को कैसे रिप्रेजेंट करती हूँ, x such that x is an element is an odd natural number less than 10। क्या हो गया? ये हो गया। दिखाना तो ब्रेसेस के ही अंदर है हमने, लेकिन जब हमारा सेट बिल्डर फॉर्म होता है उसमें हम अंदर स्टेटमेंट देते हैं। तो x such that x is an odd natural number less than 10। अब इसको लिखने के कई तरीके हैं, क्योंकि बच्चा जो है वो अपने तरीके से बात कर रहा होता है, तो उसके कहने के कई तरीके हो सकते हैं। तो इसमें जो अगला तरीका हो सकता है वो इस तरीके से लिखा जा सकता है, x is कह सकते हैं आप लेस देन इक्वल्स टू 10, और x बिलोंग्स टू और नेचुरल नंबर्स को कैसे दिखाएंगे, और कुछ नहीं कह सकते। x बिलोंग्स टू और नेचुरल नंबर्स के लिए हमारे पास कोई सिंबल भी तो नहीं होता, इतना यही कह सकते हैं बेटा इसके लिए। ठीक हो गई, यही वाली बात हो गई। और भी अगर कोई तरीके आपको आ रहे होंगे, किसी के दिमाग में कुछ आ रहा होगा तो वो अपने हिसाब से लिख सकता है। ठीक है, ये हमारी बात आई सेट बिल्डर फॉर्म की। अगली बात करते हैं, इन रोस्टर फॉर्म द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स आर लिस्टेड इज इमटेरियल। अच्छा, अगर मैं आपकी बात करूं कि रोस्टर फॉर्म में अगर हम बात कर रहे हैं तो हम इनको किसी भी तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पहले मैंने छोटा ही एलिमेंट डालना है, फिर बड़ा एलिमेंट, फिर उससे बड़ा, ऐसा कुछ नहीं। अगर इसी को क्या लिख दूं मैं, 9 लिख दूं, 1 लिख दूं, 3 लिख दूं, 7 लिख दूं, 5 लिख दूं, तब भी ये मान्य है, तब भी ये रोस्टर फॉर्म में है, ये सेट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरी बात, ये अपने अंदर रिपीटेशन को अलाउ नहीं करता है। सेट के अंदर कभी भी एलिमेंट्स का रिपीटेशन नहीं होता है। जैसे मैं अगर चाहूं, मैं इसको ऐसा लिखूं 9 1 1 3
7 ऐसा लिखूं तो इसका मतलब है 9137 की ही बात हो रही है, 91137 नहीं, एक एलिमेंट एक ही बार जगह पाता है। जैसे अगर हम बात करें कोई एक दिल्ली ले लेते हैं, DELHI, अगर दिल्ली की बात करें और इसके लेटर्स को हमने रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हम कहेंगे, इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, DELHI, ठीक हो गया। कोई और नाम ले लिया जाए, जैसे मैंने कोई भी नाम ले लिया, जैसे मैं कह रही हूँ रीता, ठीक है। अगर मुझे इसे सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो मैं लिखूंगी, मैंने x लिख दिया, और रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो मैंने r एक एलिमेंट है इसका, e एक एलिमेंट है इसका, t एक एलिमेंट है और a एक एलिमेंट है। तो मैंने इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। इसके लेटर्स को अगर रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, मतलब एलिमेंट्स की रिपीटेशन नहीं होती सेट्स के अंदर रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए। और दूसरा हमारा, अगर मैं किसी भी इनफाइनाइट सीरीज को या इनफाइनाइट सीरीज को सेट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो उसमें मुझे 3 डॉट से एंड करना होता है। जैसे मैंने बात किया, मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं, हम दिखा रहे हैं नेचुरल नंबर्स का सेट दिखाना है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ए लिख देते हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन, 3 हमने दिखा दिए, तो हमारा ये इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, तो अब हमें थोड़ा सा नॉलेज इस बात का भी होना चाहिए, एब्रिविएशन होते हैं NZQR, इन सब का मीनिंग पता होना चाहिए क्योंकि ये हमारे आगे काफी काम आएगा। बात करते हैं इन्हीं की। अगर कहीं पर आपको N दिखे तो इसका मतलब है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अगर आपको Z कहीं पर दिखे तो इसका मतलब है सेट ऑफ इंटीजर्स। अगर Z प्लस दिखे तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, और अगर Z नेगेटिव दिखे तो इसका मतलब है सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। अगर आपको Q दिखे तो इसका मतलब है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। Q, अगर आपको R दिखे तो R है सेट ऑफ रियल नंबर्स। और अगर कहीं C दिखता है तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक हो गई बात। ये हमें छोटे छोटे नोटेशंस हैं, छोटे छोटे एब्रिविएशन हैं जो पता होने चाहिए। और Z प्लस Z माइनस की मीनिंग पता होनी चाहिए। Z प्लस का मीनिंग क्या होता है, अगर मैं बात करूं, ये 0 है हमारा, ये -1 -2 अप टू सोन माइनस इन्फिनिटी है, और यहाँ पर हमारे पास 1 2 अप टू सोन प्लस इन्फिनिटी है। तो Z प्लस का मतलब हुआ 0 को छोड़कर 1 से आगे के जो भी नंबर्स हुए ये हमारे आए Z प्लस के अंदर। और अगर मैं Z माइनस की बात करूं तो Z माइनस मतलब -1 से माइनस इन्फिनिटी तक के जो भी एलिमेंट्स हैं वो हमारे Z माइनस के अंदर आए। तो Z प्लस के लिए तो एक और नाम आ गया। फिर हमें 1 to इन्फिनिटी हमारे पास कौन से नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स। तो हम Z प्लस को कुछ और नहीं N भी कह सकते हैं। आई बात समझ में। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें पता करनी है, और हम कल के वीडियो में बाकी सारी बातें करेंगे। और आज तो एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन दिया है मैंने आपको। आप लोग तैयार हो जाइए कि आपने अब कमर कसनी है और तैयार होना है क्लास 11 की मैथ से जूझने के लिए। थैंक यू।